हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने हाल ही में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में बीटेक में एडमिशन लिया है। क्योंकि बीटेक में जब एडमिशन लेते हैं तो बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, या किसी किसी यूनिवर्सिटी में इसका नाम अप्लाइड मैथमेटिक्स भी होता है। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मस्ट वॉच बिफोर स्टार्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑल बेसिक टर्म्स। कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स है जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यदि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चारों सेमेस्टर में आप जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसकी सभी वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी विद प्रॉपर प्ले लिस्टिंग। ठीक है, प्ले लिस्ट सिक्वेंसली आपको मिलेगी यूनिट वाइज। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वो बेसिक टूल्स, जो बेसिक टर्म्स है, ठीक है, उनको हम जानेंगे जो कि हमें मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले जानना होगा। ठीक है, उसमें कवर होते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कवर नहीं करेंगे हम, क्योंकि जितना हम अप्लाइड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज करेंगे केवल मैं उन पर बात करूंगा, है ना। फिर एक फंक्शन होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। हाइपरबोलिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये नया फंक्शन होता है, इसके फॉर्मूले भी अलग होते हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में किसी ना किसी सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और सबसे मेन रहता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं एज ए रिवीजन मोड में, जितने भी रूल्स है, सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। और इंटीग्रेशन में मेनली हम लास्ट में जाएंगे आइलेट रूल पर, जिसका कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हर सेमेस्टर में यूज होना है। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक टर्म्स मैंने यहाँ पर आपको बताई है आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो कि हमारे अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज होंगे, केवल उसी पर बात करूंगा जिनका यूज होना है। जिनका यूज नहीं होगा उनको मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला। यानी कि आप एक कॉपी उठा लीजिए, जो आपकी नोटबुक होगी उसके फर्स्ट पेज पर ये सारे जो लेक्चर में फॉर्मूले मैं बताने वाला हूँ वो सब नोट डाउन कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को ओपन करना, तब आपको जो है सारे लेक्चर बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो वे फॉर्मूले जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो कि आपने हाई स्कूल और ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, है ना, कुछ इस तरीके से है फॉर्मूले कि आप जानते हैं। पहला फॉर्मूला मैं लेता हूं एंगल वाला, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के बराबर, और कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा के बराबर। ये दो फॉर्मूले इसी से टेन के और कोट के इसी से बन जाते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं एंगल वाले जिनका की बहुत ज्यादा यूज है। फिर होता है आपके कुछ रेसिप्रोकल वाले, जैसे कि आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा, और इसी से बन जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा। एक दूसरे के रिवर्स इसको बना सकते हैं हम। ठीक है, फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है वन अपॉन कोस थीटा, इसको भी हम रिवर्स में बना सकते हैं, है ना। फिर आता है आपका फॉर्मूला टेन थीटा। टेन थीटा होता है वन अपॉन कोट थीटा के। ठीक है, कोट थीटा से आप वन अपॉन टेन थीटा बना सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा का, जो कि साइन और कोस की टर्म में होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और ऐसे ही कोट थीटा का आपका बनता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वे फॉर्मूले हैं जो कि आपके मोस्टली यूज होते हैं, केवल वही बताऊंगा जिनका यूज होना है। ठीक है, फालतू के फॉर्मूले आपको नहीं लिखवाऊंगा। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। फिर इसमें कुछ फॉर्मूले आपके आते हैं स्क्वायर वाले, जैसे कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है।
या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक भी बताऊंगा, इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका यूज काफी है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों का हमारा यूज होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। फिर ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले करने के बाद फिर जाते हैं जिसमें एंगल आपका ट्वाइस हो जाता है। जैसे कि पहला फॉर्मूला इसमें आता है साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही कोस टू थीटा का फॉर्मूला आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का एक फॉर्मूला और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, जो ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बनता है। एक फॉर्मूला और होता है कोस टू थीटा का, और वो होता है 2 cos² θ - 1। 2 cos² θ - 1। तो ये वे फॉर्मूले हैं जिसमें एंगल ट्वाइस हो जाता है। इन चारों फॉर्मूलों का तो बहुत ज्यादा यूज है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो एंगल डबल वाला हो गए फॉर्मूले। इसके बाद हमारे आते हैं फॉर्मूले जिसमें एंगल जो है आपका थ्राइस हो जाता है। ठीक है, एंगल थ्राइस वाला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन थ्री थीटा का, जो होता है 3 sin θ और -4 sin³ θ। कोस में कुछ ये रिवर्स हो जाता है। कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos³ θ। ठीक है, क्यूब वाली टर्म पहले जाती है -3 cos θ। ये होते हैं आपके फॉर्मूले जिसमें एंगल थ्राइस हो जाता है। इनका भी यूज है काफी। ठीक है, फिर एंगल डबल और ट्रिपल के बाद फिर हम कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर जाते हैं। बेसिक फॉर्मूले होते हैं आपके साइन A+B का फॉर्मूला। ठीक है, जो होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। केवल वही फॉर्मूले आपको लिखवाऊंगा जिनका की यूज ज्यादा होना है। ठीक है, साइन B। फिर इसके बाद आता है साइन A - B का। साइन A - B का फॉर्मूला होता है साइन A कोस B, ऊपर वाले फॉर्मूले माइनस साइन आ जाता है कोस A साइन B। ऐसी फॉर्मूला बनता है आपका कोस A+B का। कोस A+B का फॉर्मूला होता है कोस A कोस B और माइनस साइन A साइन B। ये आपका कोस A+B का फॉर्मूला होगा। फिर इसमें फॉर्मूला आता है कोस A - B का। कोस A - B का फॉर्मूला होता है कोस A कोस B और प्लस साइन A साइन B। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हैं जो कि आपके काफी यूज होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। सेम तरीके से टेन का भी होता है, टेन A+B का काफी यूजफुल फॉर्मूला है, टेन A प्लस टेन B और अपॉन में 1 - 10A 10B। और यदि यहां पर माइनस हो जाए, टेन A - B का फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊपर, टेन A - 10B, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें प्लस हो जाएगा 1 + 10A 10B। ठीक है, तो ये वो वाले फॉर्मूले हैं जिसमें एंगल जो है A+B या A - B की फॉर्म में होते हैं, जो कि साइन कोस और टेन तीनों के लिए काफी यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों पर, जो फॉर्मूले होते हैं आपके इस फॉर्म में 2 sin A कोस B, और फॉर्मूला होता है इसका साइन A+B और प्लस साइन A - B। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है आपका ये 2 sin A कोस B का। फिर आता है 2 cos A साइन B का। 2 cos A साइन B, फॉर्मूला सेम ही रहता है ऊपर वाला साइन A+B, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन A - B। फिर फॉर्मूला आता है 2 cos A कोस B का। ठीक है, जो होता है कोस A+B और प्लस कोस A - B।
फिर आता है 2 sin a sin b का। इस फॉर्मूले में cos a माइनस बी पहले आएगा, फिर बीच में माइनस साइन और cos a प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले काफी यूज होते हैं आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये वो बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की तरह यूज होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में इतने फॉर्मूले काम कर जाते हैं। अगर इतने फॉर्मूले आते हैं आपको तो आराम से आप जो है कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं एक नया टॉपिक जो होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये एक नया फंक्शन होता है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने हाई स्कूल 12th में पढ़े हैं उसी को एक्सटेंड करके बनाया गया है। अगर मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की बात करूं तो वो बेसिकली डिपेंड करते थे यूलर फॉर्मूले पर। यूलर फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। यूलर यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला, यूलर फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर आई थीटा जो है वो बराबर होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला जो है इसको हम यूलर फॉर्मूला कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार इसका यूज होने वाला है ना। ऐसे ही अगर इसमें हम आई के साइन को चेंज कर दे, यानी कि आई के साइन को e की पावर माइनस आई थीटा कर दे, तो यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूले में, जो कि ये मिलेगा। अगर आप इसको इक्वेशन 1 कहें और इसको इक्वेशन 2 कहें, ठीक है, एक को इक्वेशन है एक को इक्वेशन 1, तो इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग 1 एंड 2 कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इससे आपके बिना हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले भी और हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले भी दोनों अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोनों को ऐड आप करते हैं तो यहां पे मिलेगा आपको e की पावर आई थीटा और प्लस e की पावर माइनस आई थीटा लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से ये आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा और कोस थीटा ऐड होकर के आपको मिलेगा 2 कोस थीटा, जिसमें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी। यानी कि कोस थीटा का हमारा फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। कोस थीटा को अगर e की पावर में बदलना है तो उस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। फिर यहां पर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो राइट हैंड साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो e की पावर आई थीटा में से माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस आई थीटा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस आई साइन थीटा, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी, ये टर्म कट जाएंगी, तो आई साइन थीटा से बनेगा 2 आई साइन थीटा, और 2 आई से हम लगा देंगे डिवाइड। आपका ये साइन थीटा भी जो है फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, और ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा बना है ये ई की फॉर्म में बना है। तो ये फॉर्मूले हमने यूलर जो फॉर्मूला था उससे हमने दोनों फॉर्मूले बनाए। काफी बार इनका जो है यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, है ना। अब इसी से हम हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन अपने आप में एक बुक है, लेकिन मैं आपको केवल उन फॉर्मूलों को मैं आपको बताने वाला हूं जिनका कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है। ठीक है, अगर हम इन सभी फॉर्मूलों में, ठीक है, आई को तो हम हटा दें, आई को तो हमें हटा देना है हर जगह से, ठीक है, और जो एंगल है आपका वो या तो साइन थीटा है या कोस थीटा है, इस तरीके से एंगल है, तो उसमें यहां पर एच लगा देते हैं तो कोस एच थीटा बन जाएगा और ये साइन एच थीटा बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमारा डिफाइन होगा ये आपका हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएंगे, और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोस एच थीटा, अंतर समझना, कोस एच थीटा और साइन सॉरी कोस एच थीटा, इसे लिख देता हूं, कोस एच थीटा और एक है कोस एच थीटा, दोनों में अंतर है। यहां पे तो ये सिंपल आपका जो है फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये एंगल में है एच थीटा। हाइपरबोलिक वाले फंक्शन में हमेशा क्या होता है, साइन और कोस के साथ में एच को मिला के लिखना है।
हाइपरबोलिक के लिए एच हमने डाला है, ठीक है, और साइन और कोस के साथ में मिलाकर के लिखना है, फिर एंगल को अलग करना है। इस एच को कभी भी एंगल के साथ नहीं रखना है हाइपरबोलिक में। अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा करना है, ठीक है, तो आप क्या करते थे, ऐसे करते थे, लेकिन हाइपरबोलिक में अगर स्क्वायर थीटा करना है तो पहले पूरा कोस एच लिखा जाएगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर थीटा। अगर आपको हाइपरबोलिक में क्यूब करना है तो पहले साइन एच लिखा जाएगा, फिर पावर 3 होगी, फिर थीटा। इसको अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया कोस स्क्वायर एच थीटा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपरबोलिक में क्या होता है, हमेशा साइन और कोस के साथ में एच को मिला करके लिखना होता है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। इसमें भी कभी ऐसा कर दो आपकी साइन क्यूब एच थीटा, ये अलग हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा आपका, ये नहीं लिखना है। हाइपरबोलिक में हमेशा साइन और कोस को एच के साथ में मिला करके लिखना है, फिर जो भी पावर करनी है फिर उसकी पावर की जाएगी। इस तरीके से हाइपरबोलिक में लिखना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूले मैंने ड्राइव किए हैं यहाँ पे, इसमें मैं आई को तो कर देता हूं एलिमिनेट, आई को हर जगह से हटा दूंगा, और जो साइन और कोस फंक्शन है उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। फॉर हाइपरबोलिक, फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन हम क्या करेंगे, जहां जहां पे आई है उसको हटा देंगे और कोस और साइन को हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर ई की पावर में आई है, ये हटा दिया, ई की पावर थीटा बना, और ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक थीटा, ऐसे रीड किया जाता है, प्लस आई जो है वो हट जाएगा, है ना, और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक, और फिर एंगल थीटा, रीड किया जाता है कोस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। यहां से भी आई को हटा देगी, ई की पावर माइनस थीटा, और यहां पे बन जाएगा आपका कोस हाइपरबोलिक थीटा, और माइनस बीच में रहेगा, आई हट जाएगा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर आई को एलिमिनेट कर दे और कोस और साइन के साथ में एच को मिला के लिख दे तो वो हाइपरबोलिक में बदल जाता है। रीड करते हैं कोस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, एच फोर हाइपरबोलिक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दो, यहाँ पे इक्वेशन 2 कह दो, ऐसे इनको भी ऐड करो भाई, है ना, एडिंग 1 एंड 2, सेम तरीके से एडिंग 1 एंड 2। यदि 1 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड से मिलेगा ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा, और ये कट जाएगा इससे, ये बनेगा 2 कोस हाइपरबोलिक थीटा, है ना, इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पहला फॉर्मूला जनरेट हो गया। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यदि इक्वेशन 2 को 1 से आप घटाओगे तो इससे आपको मिलेगा ई की पावर थीटा और ई की पावर माइनस थीटा, और घटाने पर ये कोस कट जाएगा, ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू 2, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये जो आपने साइन और कोस के फॉर्मूले यहां पर बनाए हैं, अगर इसमें भी हम आई को हटा दें तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा, और कोस की जगह पे लिख देंगे कोस एच, यानी कि कोस हाइपरबोलिक थीटा। इसमें भी अगर आई को हटा दे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और साइन की जगह पे लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक थीटा, है ना। तो ये आपके फॉर्मूले जनरेट हो गए, ये हमारे साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूले हैं जो कि हमारे थीटा की फॉर्म में चलते हैं। अब कोस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक को जानने के बाद इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन पूरी बुक है हाइपरबोलिक फंक्शन की देखी जाए तो, लेकिन आपके सिलेबस से जितनी लिंक होती है फॉर्मूले वो बताऊंगा। आपने पढ़ा था कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होती है, हाइपरबोलिक में होती है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और माइनस साइन हाइपरबोलिक पूरा लिखना है, फिर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां पे तो प्लस करके 1 आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपका माइनस करके 1 होता है। यहां पे आपने कोस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक में फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, ये चेंज रहता है ना। ऐसे ही यहां पर आपने पढ़ा था कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाइपरबोलिक में चेंज होता है, कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा आपका, इसमें साइन प्लस का हो जाता है, 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और फिर थीटा, है ना।
यहाँ पे आपने कोस का फॉर्मूला भी पढ़ा था, कोस का फॉर्मूला था 2 cos² थीटा -1। इसमें भी सेम ही रहता है, कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक का स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलों का डिफरेंस मैंने बताया जो कि हमारे मेनली यूज होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर यही फॉर्मूले यूज होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया और कंपेयर करके बताए कि इसकी कंपैरिजन जो कि आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि आपने 9th-10th में पढ़े हैं, और हाइपरबोलिक में क्या क्या अंतर होता है। कुछ फॉर्मूले सेम जाते हैं लेकिन कुछ में प्लस माइनस का डिफरेंस रहता है ना, तो इसके फॉर्मूलों में चेंज आता है कुछ इस तरीके से। फिर ये आपका साइन हाइपरबोलिक थीटा कोस हाइपरबोलिक थीटा, इससे आप टेन हाइपरबोलिक थीटा भी बना सकते हो। यदि आप दोनों को डिवाइड कर दें, साइन को कोस से, साइन हाइपरबोलिक थीटा, फॉर्मूले वही चलेंगे कुछ तो जो आपने पहले पढ़े हैं, तो ये बनेगा, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ई की पावर थीटा और माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन ई की पावर थीटा और प्लस ई की पावर माइनस थीटा। तो ये टेन का फॉर्मूला बन जाएगा। टेन के फॉर्मूले से आप कोट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूले की नीड है उसी फॉर्मूले को आप जनरेट कर सकते हैं हाइपरबोलिक के। तो जितने फॉर्मूले मैंने इस ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए बताए हैं, इतने आपको आने चाहिए, क्योंकि इनका कहीं पर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होना ही होना है। ठीक है, जब यूज होगा तो आपको इन सब फॉर्मूलों की याद आएगी। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जो कि आपने इंटर में सीखा है, और उस एक वेरिएबल की डिफरेंशिएशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब हम एक वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का, एक वेरिएबल का मतलब मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आपके पास है। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें आउटपुट में y होता है, इनपुट में x होता है। आउटपुट वाले वेरिएबल को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखना हमेशा, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो इनपुट वाला वेरिएबल है x, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा याद रखना कैसे कहते हैं, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उसमें आपने x को 1 रखा तो y भी 1 आया, x को 2 रखा तो y 4 आया, है ना, x को 3 रखा तो y 9 आया। तो y टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टोटली डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो y डिपेंड करता है x के ऊपर। ठीक है, इसलिए हम y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और x अपने आप में कोई भी पर्टिकुलर नंबर ले सकता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y यहां पर जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसको हम एक वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं। और एक वेरिएबल के फंक्शन के लिए जो आपने इंटर में डिफरेंशिएशन करना सीखा है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया होगा एक बार dy अपॉन dx, जिसको आप f डैश एक्स भी कह सकते हो। इसको आपने डिफरेंशिएशन किया होगा दो बार d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसको आप f डबल डैश एक्स भी कह सकते हो। इसी तरीके से हम इसको डिफरेंशिएशन को करते जाते हैं। और ये जो हमारा डिफरेंशिएशन है, इस डिफरेंशिएशन को ही हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। मतलब जो एक वेरिएबल के फंक्शन के डिफरेंशिएशन आपने सीखे हैं 12th में, उसी को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और यहाँ पर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन, टोटल डिफरेंशिएशन वो सब पढ़ेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट यही रहता है ऑर्डिनरी वाला, फॉर्मूले सारे इसी के रहते हैं, बस वहां पे अप्लाई हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये चीजें आपको पता होगी तभी आप इसको पार्शियल में और टोटल में यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हमेशा ध्यान रखना, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रेस्पेक्ट में नीचे डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यदि आपको, ठीक है, यदि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है, किसी भी वेरिएबल का निकालना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में जाएगा, यदि वो एक वेरिएबल का फंक्शन है।
और जब इसके वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा, फिर यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो आपको मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, उसको हम पार्शियल या टोटल डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये तो हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके फॉर्मूले जो आपने इंटर में पढ़े थे, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज होने हैं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। नंबर 1, पहला फॉर्मूला है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हम करें 0 होता है। दूसरा, अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तीसरा, अगर हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x होता है। ठीक है। फोर्थ, अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करें, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, a की पावर x इंटू लॉग a होता है। ठीक है। फिर आता है नंबर 5, यदि हम डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में log x का, तो वो 1/x होता है। नंबर 6, साइन x का डिफरेंशिएशन जो कि cos x होता है, फॉर्मूले याद करने होंगे आपको ये। ठीक है। फिर ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन x होता है। ठीक है। ऐसे ही आपका आता है नंबर 8 पर साइन कोस टेन का लेते हैं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। नंबर 9, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। नंबर 10, यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं सेक एक्स का, तो सेक एक्स टेन एक्स होता है। नंबर 11, यदि आप डिफरेंशिएशन करें कोसेक एक्स का तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स होगा। ठीक है। और फिर नंबर 12, ट्रिग्नोमेट्रिक में और क्या बचा भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे जो है ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। अब लेते हैं इसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का, जो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। नंबर 14, फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 15 में आता है आपका सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। 16 में आता है आपका सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लिख लेना -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनका ज्यादा यूज नहीं है 15 और 16 का, लेकिन फिर भी आप नोट डाउन कर लेना, कभी यूज होगा तो आप कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट सारे तैयार हो गए। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हमारे कुछ इस तरीके से अप्लाई होते हैं। नंबर 17, ये नए फॉर्मूले हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने आज इंक्लूड करे अपने लेक्चर में, और आपने आज ही सीखे होंगे। तो उसमें अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स का, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। मतलब जैसा यहाँ पे साइन का था, ऐसा ही यहाँ पर साइन का होता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 18 में कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन। कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, यहाँ पे कोस एक्स के डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है माइनस साइन के साथ नहीं होगा, यहाँ पे प्लस साइन ही रहता है। ये अंतर है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें यहाँ पर माइनस साइन नहीं आता है, याद रखना है, क्योंकि हाइपरबोलिक वाले का काफी यूज होगा। फिर आते हैं हम यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूलों पर जिसका यूज होना है। ठीक है। एक होता है आपका प्रोडक्ट रूल। अगर x के रेस्पेक्ट में आप दो फंक्शन है u v के उसका करें, तो प्रोडक्ट रूल होता है एक को एज इट इज, एक का डिफरेंशिएशन, प्लस एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज, फिर
आपका आता है कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल आपका होता है u अपॉन v के लिए, जिसमें डिनोमिनेटर की पावर 2, डिनोमिनेटर को एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी की फॉर्म में चलता है ये हमारा। तो ये हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं कोशिएंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए। ठीक है, यदि दो एक्स के फंक्शन में मल्टीप्लाई में आए तो आपके प्रोडक्ट रूल लगता है, डिवाइड में आए तो कोशिएंट रूल लगता है ना। इंटीग्रेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, जिसको आप चेन रूल कहते हैं। चेन रूल, ठीक है, चेन रूल ये बना है कंपोजिट फंक्शन के लिए। चेन रूल फॉर कंपोजिट फंक्शन। जब फंक्शन कंपोजिट होते हैं तो उसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है, और वो चेन रूल हमारा होता क्या है उसको जान लेते हैं। सपोज आपको जो फंक्शन दिया है कुछ इस तरीके से दिया है कि एक फंक्शन है y, y फंक्शन है u का, वेयर u फंक्शन है x का, u फंक्शन है x का। तो ये चेन बन गई आपकी, है ना। y फंक्शन है u का, और चूंकि y जो है एक वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो ऑर्डिनरी होगा। y का हम u के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, dy अपॉन du। फिर यहाँ पे ये बोला गया u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर आ जाएगा आपका u इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि चेन बन गई वेरिएबल की, y इज ए फंक्शन ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और अगर u x का फंक्शन है तो हम u का x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं du अपॉन dx। चूंकि वेरिएबल की यहां पर चेन बन गई तो यहां पर चेन रूल से डिफरेंशिएशन होता है, और अगर आप ये फंक्शन यहां पे रख दोगे तो y भी x का फंक्शन बनेगा। आप देख सकते हैं जो y की चेन है वो बनी है, x तक गई है, तो y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि हम y का भी डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। और y के डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम चेन रूल का अप्लाई करते हैं, है ना। dy अपॉन dx जो यहाँ पे निकलेगा चेन रूल से निकलेगा। चेन रूल ये कहता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, मतलब y का पहले करो u के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई u का फिर करो x के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला हमारा चेन रूल से बना है। ठीक है, और ये कंपोजिट फंक्शन के लिए बनता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन मर्ज हो जाए आपस में, तो वो फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन होता है, जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल का यूज होगा। चेन रूल काफी ज्यादा यूज होने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स पे, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो आपको दिया है y इक्वल टू साइन log x, तो दो कंपोजिट फंक्शन यहां पर हुए हैं, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, अगर इसको तरीके से करें तो इसको हम लिख सकते हैं लेट y इक्वल टू साइन u वेयर वेयर u इक्वल टू log x। आप देख सकते हैं सेम फॉर्म बन गई ऊपर वाली, y इक्वल टू साइन u और u इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यदि आप यहां पर डायरेक्टली y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो ये आपका चेन रूल लगेगा, dy अपॉन du निकालना पड़ेगा, और उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी du अपॉन dx के साथ, है ना। और इसका मतलब होगा dy अपॉन dx। अगर आप y का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन u का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोस u आएगा, मल्टीप्लाई फिर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, है ना। फिर इसमें जो है u की वैल्यू आप रख सकते हैं, u हमने माना था log x को, तो ये बनेगा कोस log x इंटू 1 अपॉन x, जो कि dy अपॉन dx की फॉर्म में बनेगा। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया है ना, चेन रूल से किया है ना। डिटेल प्रोसेस तो ये होता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से ही करते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है, डायरेक्टली वाला मेथड देखो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर आपको y इक्वल टू साइन log x दिया है और y का आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है,
तो पहले जो कोर फंक्शन है, कोर फंक्शन कौन है यहाँ पर? कोर फंक्शन है साइन, और इसके साथ एंगल में है log x। तो कोर फंक्शन है साइन, तो साइन का फॉर्मूला चलेगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? यदि साइन x का डिफरेंशिएशन करें हम, तो वो होता है कोस x। फॉर्मूले साइड में लिख देते हैं, है ना। तो साइन x, x का काम कौन करेगा? x का काम ये log x करेगा, साइन x का काम log x करेगा यहाँ पर, है ना। तो log x को एडिटिव चलाएंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस log x। जो एंगल में है वो सेम रखा। फिर जो अंदर फंक्शन है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। अंदर फंक्शन है log x, log x का अगर दोबारा करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, है ना। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो log x का डिफरेंशिएशन होगा वो 1/x होगा। तो हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, दोनों की वैल्यू सेम ही है, लेकिन प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं कि पहले जो कोर फंक्शन है उसका, फिर जो अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में। इस तरीके से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो आपका ये एग्जांपल है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x, ठीक है। और आपको निकालना है यहाँ पर dy अपॉन dx। तो e की पावर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e की पावर में ही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स x ही रहेगा। कौन से फॉर्मूले से? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो e की पावर x ही होता है। तो e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x ही रहेगा। लेकिन tan इनवर्स x भी तो अपने आप में एक फंक्शन है x का, उसका हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। और tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से हम जो है चेन रूल को अप्लाई करते हैं। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन बन जाए तो उसमें हम इस तरह चेन की फॉर्म में चलाते हैं कि पहले कोर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में जो फिर अंदर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन। ये आपका चेन रूल होता है। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो खेल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद लास्ट में आते हैं हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर, ठीक है। आप जानते हैं कि जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उसी से बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, और फिर इसमें आएंगे मेनली आइलेट पर। आइलेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका फॉर्मूला नंबर 1, अगर आप 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है प्लस एक कांस्टेंट c भी आएगा। मैं कांस्टेंट ऐड नहीं करना, वो वेल नोन है कि c कांस्टेंट ऐड होता है इंटीग्रेशन में। दूसरा, है ना, दूसरा फॉर्मूला होता है x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तीसरा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। रिवर्स चलते हैं फॉर्मूले, है ना। फिर आता है आपका e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम ही रहता है, प्लस c आता है, c को मैं नहीं लिख रहा बार बार। फिर यहाँ पर आएगा आपका 1 अपॉन एक्स हो गया, a की पावर x का आएगा। a की पावर x का a की पावर x होता है, लेकिन डिवाइड में log a आ जाता है इसमें, ठीक है। डिवाइड में log a आ जाएगा। फिर ये चलने के बाद फिर हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पर, नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्रिक में आता है आपका साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस कोस एक्स। फिर नंबर 7 पर आएगा कोस एक्स का इंटीग्रेशन। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, ठीक है। नंबर 8 पर आता है आपका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि tan एक्स होता है। फिर आता है हमारा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि माइनस कोट एक्स होता है, ठीक है। फिर हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा नंबर 10 पर, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स, जो कि सेक एक्स के बराबर होगा। फिर 11 पर इंटीग्रेशन होता है कोसेक एक्स कोट एक्स का, जो कि माइनस कोसेक एक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे साइन कोस टेन कोट के जो फॉर्मूले हैं वो कवर हो जाएंगे इस तरीके से। यस। फिर इसमें हमारा इंटीग्रेशन आता है 12 सेक एक्स का,
सेक एक्स का फॉर्मूला आपका होता है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, फिर फॉर्मूला आता है हमारा कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, फिर फॉर्मूला आता है आपका टेन एक्स का। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है log सेक एक्स, या फिर माइनस log कोस एक्स भी लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला आता है कोट एक्स का, जो होता है log साइन एक्स। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कवर करने के बाद इसमें बचे इनवर्स वाले भी लिख लेते हैं। इनवर्स वाले फॉर्मूले कुछ इस तरीके से चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 16, अगर इंटीग्रेशन करना हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो होगा tan इनवर्स एक्स। सेम तरीके से अगर इसमें इंटीग्रेशन करना हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो होगा 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 1 रख दे तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही हमारा बन जाता है। फिर सेम तरीके से आपका साइन का चलता है भाई, 17 फॉर्मूला, इंटीग्रेशन हो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है जिसका इंटीग्रेशन। इसी का दूसरा पार्ट भी लिख देता हूं, कभी कभी क्या आता है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, 18 फॉर्मूला, यदि माइनस साइन बाहर है, यदि माइनस साइन बाहर है तो उसको आप कोस इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 19 फॉर्मूला, यदि 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको आप सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बस इतने सफिशियंट है ना। ये जो 19 फॉर्मूले हमने लिखे हैं इतने सफिशियंट है, इससे ज्यादा हमारे फॉर्मूले यूज नहीं होते। और फिर इसमें आता है 20 फॉर्मूला हाइपरबोलिक में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हाइपरबोलिक में, साइन हाइपरबोलिक एक्स, वो होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स। और जो कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसमें माइनस साइन नहीं आता। अगर इसमें माइनस साइन नहीं आता तो सेम इंटीग्रेशन में भी होता है। अगर आप कोस हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, 21 में अगर आप साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर कोई भी माइनस साइन नहीं आएगा, वो होगा कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके जो है रिवर्स प्रोसेस होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाइपरबोलिक फॉर्मूलों के भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन के हमारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले कवर हो गए जो कि हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में यूज होने हैं। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन करते हुए आपको आइलेट रूल से जो प्रोडक्ट रूल लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका काफी ज्यादा यूज है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट, प्रोडक्ट रूल या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला होता है कब लगता है, यदि आपके पास दो एक्स के फंक्शन है, एक को मैंने u कहा, एक को मैंने v कहा, और आपको उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये होता है कि पहला फंक्शन u को एज इट इज एक माना जाता है, u फंक्शन एक माना जाता है, v फंक्शन। पहले फंक्शन u को एज इट इज, दूसरे फंक्शन v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन होता है और एक इंटीग्रेशन लगता है ना। और फिर अंदर क्या होगा, u का होगा डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में इस v फंक्शन का होगा इंटीग्रेशन, और फिर ये जो सारा जो भी मटेरियल आएगा इस फंक्शन का सारे का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट का, या जिसको आप प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हमें यहां पर u और v का सिलेक्शन करना पड़ता है कि किसको हम u माने और किसको हम v माने, जिसके लिए आइलेट रूल बना है। आइलेट रूल क्या होता है? आइलेट रूल होता है
आइलेट रूल में हम आई को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका टेन इनवर्स एक्स हो गया, है ना, कोस इनवर्स एक्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया, ईटीसी लिख देता हूं। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको हम आई से डिनोट करते हैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आते हैं लोगरिथमिक फंक्शन जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन जैसे कि आपका log x हो गया ई बेस में, है ना, log 10 बेस में हो गया आपका, है ना, x, ठीक है, ईटीसी जितने भी लोगरिथम वाले फंक्शन होंगे वो सब इसमें कवर हो जाएंगे लोगरिथम फंक्शन में। फिर ए स्टैंड फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे कि आपका एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, या एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, इस तरीके से पोलिनोमियल फॉर्म में हो गया, रूट एक्स हो गया, ईटीसी जितने भी एल्जेब्राइक फंक्शन होंगे एक्स के उसको हम ए से डिनोट करते हैं यहाँ पर आइलेट रूल में। और फिर आता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन कवर होते हैं, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ईटीसी जितने भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। लास्ट में आता है आपका ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें ई की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, ईटीसी इस तरह के फंक्शन जो है इसमें कवर होते हैं। तो ये आइलेट रूल क्या कहता है कि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, इसमें हम प्रायोरिटी बेसिस पर ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। प्रायोरिटी बेसिस पर जो भी फंक्शन पहले आएगा इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वहां पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, उसमें आपको ये फंक्शंस देखने हैं, ये फंक्शंस देखने हैं। जो भी आपको फंक्शन दिखाई देगा पहले उसको यू मानना है ना, जो भी आपको फंक्शन दिखाई देगा उसको यू मानना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल से इसको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया, यस ये कलर ठीक रहेगा। एग्जाम्पल में यहां पर लेता हूं उसके लिए, नंबर 1 इंटीग्रेशन में आपको दे दिया जाए एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ऑब्वियसली ये दो एक्स के फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा यू का और वी का। यू और वी का सिलेक्शन किससे करेंगे, आइलेट रूल से। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन है एक तो है एल्जेब्राइक फंक्शन एक्स, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ऊपर आता है आइलेट रूल में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे आता है, सबसे ऊपर आता है, तो इसको तो हम मानेंगे यू, और जो रिमेनिंग वाला दूसरा फंक्शन है उसको हम मानेंगे वी। तो यू का सिलेक्शन हमें ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पर ऊपर वाला फंक्शन आएगा उसको यू मानना है और दूसरे को वी मानना है, ठीक है। मान लो आपका कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स दे दिया जाए, ठीक है। तो यहां पर ये तो है आपका एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है, ई की पावर एक्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो कौन पहले आता है, एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आता है, तो हम एल्जेब्राइक फंक्शन वाले को फंक्शन को मान लेंगे u, और दूसरा जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको मान लेंगे v। तो u और v का सिलेक्शन में आइलेट रूल काफी हेल्प करता है। सपोज तीसरा मैंने ले लिया, यहाँ पर तीसरा मैंने ले लिया x और cos x, ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसमें देखो कि आपका x तो है एल्जेब्राइक फंक्शन, cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्राइक ऊपर से अगर नीचे है तो एल्जेब्राइक पहले आता है, तो इसको u मानेंगे, इसको मानेंगे v। ऐसे ही मान लो आपको दे दिया जाए नंबर 4 में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और sin x, ठीक है जी। तो यहां पर e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि सबसे लास्ट में आता है, और sin x होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर से नीचे आने पर पहले आता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप u लेट कर लेंगे, ठीक है, साइन एक्स को u लेट करेंगे, e की पावर x को v लेट करेंगे। तो u को लेट करने के लिए हमारा जो है ये आइलेट रूल बना है, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी फंक्शन प्रायोरिटी बेसिस पर पहले आएगा इंटीग्रेशन में उसको u मानना है, रिमेनिंग वाले को v मानना है। तो ये हमारा आइलेट रूल चलता है जो कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट में प्रोडक्ट रूल में काफी काम आता है। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, सपोज ये एग्जांपल है आपका, है ना, x ई की पावर x, x है एल्जेब्राइक फंक्शन, e की पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, एल्जेब्राइक उससे ऊपर आता है, तो इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, और फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला जो मैंने बताया था, ठीक है। फॉर्मूला होता है u फंक्शन को एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन
v का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई में और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो u हमारा लेट हो गया x और v हमारा लेट हो गया e की पावर x। तो x को एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो कि 1 होगा और e की पावर x का इंटीग्रेशन और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। तो यहां पर आपको मिलेगा x e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। फॉर्मूले साइड में जरूर लिखें जो भी आप यूज करें मैथमेटिक्स में, स्पेशली अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो फॉर्मूलों को साइड में लिखने की हैबिट जरूर बनाएं। अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो एक्सप्लेनेशन पूरी होनी चाहिए इस तरीके से, है ना। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, फिर से e की पावर x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो e की पावर x ही आएगा और लास्ट में कांस्टेंट c भी ऐड कर देंगे। तो इसको हम अगर प्रोडक्ट रूल से आइलेट लगाते हुए करें तो ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही आपका ये वाला फंक्शन है, ये है अलजेब्राइक फंक्शन, ये है लोगरिथम फंक्शन। आइलेट में l ऊपर आता है मतलब लोगरिथम फंक्शन ऊपर आता है, इसको u माना जाएगा, इसको v माना जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आप इस तरीके से लिख लेंगे, u को पहले और v वाले फंक्शन को बाद में। लगाओ रूल आपका, पहला फंक्शन u एज इट इज, ठीक है। दूसरा फंक्शन v का क्या होना है, इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में यानी कि log x का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन और फिर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन जो भी ये मटेरियल बनेगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल फॉर्मूला। यहां पे आपको मिलेगा log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2 और फिर इस सारे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे, ये इक्वल टू होगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पहली टर्म में आएगा माइनस 1 अपॉन 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा और dx बचेगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से आप आइलेट रूल से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आपको प्रोडक्ट रूल आपको लगाना हो। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये बेसिक टर्म्स। तो आज के इस लेक्चर में वो सभी चीजें मैंने कवर कर दी जो कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं, ये बेस है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले ये वाली वीडियो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपने ये देख ली, सबको नोट डाउन कर लिया तो सब कुछ आपके पास है, ठीक है। ये जीरो बेस से मैंने स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप भी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आप मैथ में कितने भी खराब हो आप अच्छे बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को, चूंकि आप जानते हैं इस पे आपको सारा कंटेंट मिलता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2 3 4 जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में काम आने वाला है आपको, तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड राधे राधे।